प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम भूगोल का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। ठीक है, पाठ का परिचय देखिए। भूमि संसाधन, विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग, मृदा संरक्षण, जल प्रदूषण के मुख्य कारण, स्थल रूप तथा स्थलाकृतियां, मृदा संसाधन, जल संरक्षण के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्सेज। भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, प्रकृति का दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जंगल एवं चारागाह पाए जाते हैं भूमि पर। पृथ्वी पर लगभग 29% भाग भूमि का है। भूमि पर ही हम सड़कें, रेल मार्ग बनाते हैं। भूमि से ही हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ति होती है। भूमि से ही हम खनिज प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर उनको सभी क्षेत्रों में उनका प्रयोग भी अच्छे से करते हैं। कुछ भूमि आर्थिक क्रियाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है तथा कुछ भूमि आर्थिक क्रियाओं के लिए कम उपयोगी होती है। सभी भूमि मानव विकास के लिए उपयोग नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है 90% जनसंख्या संसार की केवल 5% भूमि पर निवास करती है। तो इस तरह से सभी भूमि मानव विकास के लिए उपयोगी नहीं होती ऐसा। और इस 90% जो संख्या है, जनसंख्या जो है वो 5% भूमि पर निवास करती है। यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी पर भूमि नहीं है। भूमि की मात्रा तो 29% है, बाकी जो है आपका जल है। 100% में केवल 29% आपकी भूमि है। ठीक है, तो देखिए सभी मतलब भूमि में सब जगह जनसंख्या नहीं है। और देखो जल वाला भाग में थोड़ी ना कोई जनसंख्या निवास करेगी, नहीं, जल में तो जलीय जीव ही रहते हैं। ठीक है, केवल भूमि का जो स्थलीय भाग है वहां पर 90% जनसंख्या केवल भूमि के 5% भूमि पर ही निवास करती है। ठीक है, बाकी ऐसी भी आपकी क्या है, स्थलाकृतियां हैं जहां पर क्या निवास करना संभव नहीं है, क्योंकि वहां का वातावरण क्या है, अनुकूल नहीं है, मनुष्य के जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। तो वहां पर क्या है, वहां पर वो निवास नहीं कर पाते हैं। तो निवास करने के लिए हमें क्या है, जलवायु का, वातावरण का एक संतुलन होना जरूरी है, जिससे कि हमारे जीवन के लिए, कृषि के लिए और सभी आवश्यकताएं जो है अच्छे से वहां पर उस वातावरण में अच्छे से उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब आ जाइए स्थल रूप तथा स्थलाकृतियां। हम अपनी भूमि पे स्थल रूप देखेंगे और कितने प्रकार की स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से धरातल पर 3 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, मैदान, पठार, पर्वत। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होते हैं, पठारी क्षेत्र विषम तथा चट्टानी धरातल होने के कारण मरुस्थलीय एवं अनाच्छादित क्षेत्र भी विषम परिस्थितियों के कारण अधिक उपयुक्त नहीं होते। मतलब पर्वतीय, पठार और मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है, विषम होते हैं। ये हमारे लिए क्या, हमारे जीवन यहाँ पर निवास करने के लिए हमें सही वातावरण नहीं मिलता है। हमें बहुत ज्यादा परेशानियां मतलब सहनी पड़ती। ऐसे स्थानों पर क्या है, जनसंख्या ज्यादा निवास नहीं करती। निवास कहाँ पर करती है, मैदानी क्षेत्रों पर। ये देखिए हमारी पृथ्वी का स्थलीय भाग, और बाकी तो ये सब क्या है, ये जल है बच्चों। बाकी ये देखिए ये स्थलीय भाग, केवल ये भाग क्या है, स्थलीय भाग है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी बड़े बड़े महाद्वीप जो है आपके स्थलीय भाग के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए मैदानी क्षेत्रों में भूमि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। यानी कि अच्छे से जो भूमि प्रकृति के जो प्रकृति द्वारा दिए हुए संसाधन है, भूमि पर जो प्राप्त संसाधन है उनका सबसे अच्छे से उपयोग मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ पे लोगों का जीवन आसान होता है, यहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या होती है। नदियों द्वारा लाई गई उर्वर कांप मिट्टी से मैदानों का निर्माण होता है। तो मैदानों का निर्माण कांप मिट्टी से होता है, जो कृषि के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। ऐसे क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है, ये पोषण के लिए उत्तम होते हैं। सिंचाई के साधनों का यहाँ अच्छा विकास होता है। सड़कों, रेल मार्गों का यहाँ पर बनना आसान है। इसी कारण विश्व के प्रमुख मैदानी क्षेत्र घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। तो सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर होती है, मैदानों में। ठीक,
पठारी क्षेत्रों की प्रमुख वनस्पति घास होती है। तो पठारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा घास पाई जाती है। विश्व में कुछ पठारी क्षेत्र खनिज संसाधनों से भी क्या है, वहां पर क्या है, कुछ पठारी क्षेत्र ऐसे भी है विश्व में जहां पर खनिज संसाधन प्राप्त हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में पशुचारण मुख्य आर्थिक क्रिया है, क्योंकि पठारी क्षेत्रों में क्या है, वनस्पति घास के रूप में पाए जाते हैं और घास क्या है, पशुचारण के लिए उपयुक्त होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में वन अधिक होने के कारण मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना है। तो लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है कहाँ पर होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर घने वन होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जंगल वन पेड़ पौधे वहां पर होते हैं। तो सबसे अधिक जो आपका लकड़ी काटने का जो व्यवसाय होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों पर होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, भूमि संसाधन सीमित है, स्थिर है, इनका विस्तार नहीं किया जा सकता, इनका तो संरक्षण किया जा सकता है, संरक्षण करके हम इसकी बचत कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के 29% भूभाग पर स्थल मिलता है। भूमि के कुल उपलब्ध भाग का 40% भाग पहाड़ी एवं पर्वतीय है। अब देखिए, पूरे पृथ्वी पर 29% क्या है, स्थल है, जिसमें कि आपके पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल सब आ जाते हैं। अब 29% के अंतर्गत 29% को हम 100% मान ले, तो उन 100% में 40% आपके पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र आता है। ठीक है, भूमि के उपयोग के लिए जो अनाकर्षक है क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पर कोई आबादी ज्यादा नहीं रह सकती, जनसंख्या पहाड़ों पे निवास नहीं कर सकती, छोटा ये बस यहाँ से व्यवसाय की लकड़ियां प्राप्त होती है और जो व्यवसाय के जो जड़ी बूटियां ये सब यहाँ से प्राप्त हुई, बाकी यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास नहीं कर सकती। ये क्या है, अनाकर्षक है। यहाँ पर ना हम रेलों का निर्माण कर सकते हैं, ना यहाँ हम सड़क निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर यह है, यहाँ पर जनसंख्या के लिए पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि संसाधनों का जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा, भूमि का नियोजित उपयोग जरूरी है, जिससे कम लागत से अधिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके, यानी उनका संरक्षण किया करके हम अपने हर एक जरूरत और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी हम इस तरह से संरक्षण करें कि उन सभी संसाधनों का वो भी प्रयोग कर सके। ठीक है, तो इस तरह से देखिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग, जैसे देखिए भौतिक कारक, देखिए किस तरह से स्थलाकृति, मिट्टी, जल की उपलब्धता, जलवायु, खनिज प्रमुख है। उर्वर मैदानों में कृषि भूमि उपयोगी है। उर्वर मैदानों में सबसे ज्यादा कौन सी भूमि, कृषि के लिए कृषि के रूप में भूमि का उपयोग किया जाता है मैदानों में। खनिज संपन्न क्षेत्रों में खनन कार्य मुख्य होता है और ऐसे ऐसे जो स्थलाकृति है जहां पर क्या है, हमें खाने मिलते हैं, खनिज मिलते हैं और क्या हमें सोने के जो खाने मिलते हैं, वहां से सोना प्राप्त होता है, हीरा प्राप्त होता है। तो खनन यानी कि उनको खोदते हुए वहां से खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जैसे कि देखिए लोहा हुआ, कई प्रकार से ऐसे भूमि का ऐसा भाग जो खनन के रूप में हमें खनिज की प्राप्ति के रूप में उपयोग में आता है। मानवीय एवं आर्थिक कारक भी भूमि का क्या है, भूमि के उपयोग में है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, घटिया अयस्क के क्षेत्रों में खनन कार्य की लागत ऊंची होने के कारण खनन कार्य विकास नहीं होता। घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी मकानों, भवनों, सड़कों एवं रेल मार्गों की जरूरत पूरी करने के लिए वन भूमि और कृषि भूमि का अधिक अतिक्रमण होता है। यानी कि इन सभी की आवश्यकता, जनसंख्या के लिए ये सब चीजें बनानी है तो हमें वन भूमि और कृषि भूमि की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से अलग अलग आवश्यकता के अनुसार हम भूमि का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। भूमि उपयोग का प्रतिरूप विश्व के कुछ प्रमुख देशों में निम्नलिखित है। जैसे देखिए, ये देश है, वन के रूप में किस देश में कितना प्रतिशत में देखना है। देखो, भूमि का उपयोग अलग अलग तरह से कितने प्रतिशत में, कितने देशों में कितनी मात्रा में होते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, रूस जो है वन के क्षेत्र में भूमि का उपयोग 44% में करता है और कृषि में 8%, चारागाह में 5% और अन्य में 44%। ठीक है, इसके अलावा भी जापान में 67, 12, 2, 19। देखिए, वन में, कृषि में, चारागाह में, अन्य, ये देखिए इनके भाग दिए गए किन किन क्षेत्रों में भूमि का उपयोग
किया जा रहा है, किस किस देश में, कितनी मात्रा में। भारत में वन का उपयोग 22%, कृषि में 57% भूमि का उपयोग किया जा रहा है, चारागाह में 4% और अन्य में 17। फ्रांस में 27%, कृषि में 35%, चारागाह में 21% और अन्य में 17। कनाडा में वन में 39%, कृषि में 5, चारागाह में 4 और अन्य में 52% में, है ना, इतने इतने प्रतिशत में, इतने रूप में भूमि का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चीन के अंतर्गत 14% वन के रूप में, ठीक है, और कृषि में 10%, चारागाह में 34 और अन्य में 42। ब्राजील में 66 वन में, कृषि में 9, चारागाह में 20 और अन्य में 5। ऑस्ट्रेलिया में 14% वन में, 6% कृषि में, 56% चारागाह में और 5% अन्य। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 32% वन के रूप में पृथ्वी का भूमि का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कृषि का 21%, चारागाह में 26% और अन्य में 21। यूनाइटेड किंगडम में 10%, 29%, 48 और 16%। इस तरह से अलग अलग रूपों में भूमि का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, पशुपालन और पशुचारण जैसी आर्थिक क्रियाएं ब्राजील, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम आदि तथा ऑस्ट्रेलिया में अधिक विकसित है। पशुपालन और पशुचारण के रूप में जो भूमि का उपयोग हो रहा है, सबसे ज्यादा ब्राजील, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड और ऑस्ट्रेलिया में अधिक हो रहा है। वन का अधिक क्षेत्रफल होने के कारण कनाडा, ब्राजील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और जापान आदि देशों में वनोद्योग अधिक विकसित है। जहां पर क्या है, जहां पर जिन देशों में वन अधिक, मतलब भूमि पर वन अधिक पाए जा रहे हैं, वहां पर क्या है, वन से संबंधित उद्योग स्थापित हो गए। किसी भी देश में भूमि का क्षेत्र निश्चित होने के कारण वहां विभिन्न भूमि उपयोगों के मध्य प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। भूमि के स्वरूप और समुदाय की जरूरत के अनुसार भूमि उपयोग की योजना बनाने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। भूमि का उपयोग असावधानी से करने पर अनेक गंभीर समस्या सामने आती है। मृदा का अपरदन, कृषि भूमि में कमी तथा मरुस्थलीकरण आदि कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं। ठीक है, मृदा अपरदन का अर्थ है बच्चों मिट्टी का कटाव। ठीक, अब आ जाइए मृदा संसाधन के रूप में। धरातल की जिस ऊपरी परत पर पेड़ पौधे फसलें उगाई जाती है उसे मृदा कहते हैं। जो ऊपरी परत, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसे मृदा कहते हैं। ठीक है, अपने पोषण के लिए सभी प्राणी मृदा पर ही निर्भर है, क्योंकि मृदा से ही तो अनाज उगाया जाता है, फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, मानो अपनी सभी मुख्य आवश्यकताओं, आवास, भोजन, वस्त्र, इन सभी की पूर्ति क्या करता है, मृदा से ही करता है। इसीलिए मृदा मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, ये नवीनीकरणीय संसाधन है। ठीक, तो इसी परत पर, मृदा की जो ऊपरी परत है, इसमें ही निवास होता है। ठीक है, भोजन की प्राप्ति, कृषि, खेती सब इसी मृदा पर की जाती है। तो ये क्या है, ये नवीनीकरणीय संसाधन भी है। ठीक, क्योंकि मृदा क्या है, करोड़ों साल से मृदा बनी हुई है और इसमें निरंतर क्या है, परिवर्तन आता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, नवीनीकरणीय संसाधन। मृदा का निर्माण, मिट्टी, जो मृदा यानी मिट्टी क्या है, इसका निर्माण जो हमेशा से होता आ रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। और ये प्रक्रिया किन कारणों से होती है, इनके जो कारक है, निर्माण कारक है, वो पैतृक शेल है, यानी बड़े बड़े पर्वत से पत्थरों से क्या है, उनके छोटे छोटे टुकड़े होते, फिर नदी उन्हें बहा कर लाती है, फिर वो और भी ज्यादा आगे जाके घिसते 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 एक मृदा यानी छोटे छोटे कण के रूप, वो जो पैतृक, इनका जो पिता है, पैतृक जो पर्वतों से तो मिट्टी बनती है ना। ठीक, तो इस तरह से अपक्षय अपरदन के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका जो देखो मूल जो है वो पैतृक शेल है, मृदा जीव स्थलाकृतियां, जलवायु का जब प्रभाव पड़ता है पर्वतों पर, जब अधिक ताप होगा, वर्षा होगी, तो क्या है, उन पत्थरों के टुकड़े होंगे, उनसे क्या है, फिर वही पत्थर घिसते 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 पानी और नदी के द्वारा जगह जगह पर जाकर वो मृदा का रूप ले लेते हैं, मिट्टी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जलवायु और समय यानी बहुत समय लगता है पत्थर से मृदा बनने में। ठीक है, पैतृक अथवा मूल शैलों से मृदा की विशेषताएं निश्चित होती है। उदाहरण के लिए बालू,
पत्थर से बालू के कण और शेल से चीका मृदा बनती है। तो देखिए इनके जो मूल शेल जो होते हैं, पैतृक और मूल शेल जो होते हैं, इन्हीं के आधार पर इसकी, जैसे जिस शेल से, जिस पत्थर से वो मृदा बनी है, उसके अंदर वही विशेषता उसी के आधार पर होती है। जैसे देखिए बालू जो है, बालू से देखिए बालू से बालू के कण और शेल से चीका मृदा बनती है। ठीक। जलवायु कारकों में वर्षा तथा तापमान मुख्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जल की उपस्थिति और तापमान में बार बार परिवर्तन होने से अपक्षय की दर बढ़ जाती है। मृदा के बनने की गति में भी इससे तीव्रता आ जाती है। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति उस क्षेत्र के अफवाह को प्रभावित करती है। स्थलाकृति यानी स्थल की अलग अलग आकृतियां भी प्रभावित करती है। अपेक्षित शेल तीर ढलानों पर रुक नहीं पाती, यानी नदियों द्वारा वो अपेक्षित शेल जो टूटे टुकड़े हैं, वो नदियों द्वारा एक स्थान से क्या है, वो ढलानों से नीचे आते हैं, नदी के द्वारा दूसरे स्थानों पर जाते हैं। गुरुत्व बल के प्रभाव से जल के द्वारा अपेक्षित शेलों के कण नीचे की तरफ सरकते हैं। मंद ढालों तथा मैदानों में बिना किसी बाधा के मृदा एकत्र हो जाती है। जीव जंतु एवं मृत पौधों से मृदा ह्यूमस प्राप्त करती है। क्या है, उर्वरकता क्षमता किससे प्राप्त करती है? जंतुओं और मृत पौधों से एक ह्यूमस प्राप्त करती है। चींटियां एवं केंचुए मृदा को भुरभुरा बनाकर उसमें जल तथा वायु के लिए रिक्त स्थान बनाते हैं, जिससे कि उस मृदा में जल वायु के लिए जल और वायु क्या है, सोख जाए। ठीक है। समय का भी मृदा निर्माण में विशेष महत्व है। मृदा निर्माण के लिए क्या है, समय भी बहुत ज्यादा क्या है, प्रभावित करता है मृदा को, क्योंकि ज्यादा समय में क्या है, मृदा की मोटी परतें बनती है भूमि पर। ठीक। वायु तथा नदियों के प्रवाहित जल द्वारा निम्न भूमियों में पदार्थों के निक्षेप से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ तथा गहरी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है आपकी, अधिक उपजाऊ और गहरी होती है नदी घाटियों में। मृदा की समस्याएं, यानी कि मृदा में जो समस्याएं, जो परेशानियां आती हैं, जिससे क्या कमी हो जाता है। देखो अपरदन यानी मिट्टी के कटाव से मृदा में क्या आ जाती है, उसकी उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है। उर्वरता का ह्रास हो जाता है। भूमि पर लगातार फसल बोने से उसकी उर्वरता में कमी आ जाती है। ठीक है। पेड़ पौधे ना लगने से क्या हो जाता है, मिट्टी में कटाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि क्या है, जो मृदा है वो किसी काम की नहीं रहती, कृषि के, या फिर उर्वरता की क्षमता उसकी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में ही अनेक पौधे की वृद्धि करते हैं। ठीक है। अनेक पौधों की वृद्धि होती है। कट। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में अनेक पौधों की वृद्धि क्या है, होती है। नाइट्रोजन से मृदा में उर्वरता बनी रहती है। उर्वरता के प्रयोग से भी मृदा में उर्वरता बनाई रखी जा सकती है। कुछ समय बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा कृषि के योग्य नहीं रह जाती। हेरफेर से फसलें बोने से मृदा में उर्वर शक्ति बनी रहती है। हेरफेर से फसलें बोने से मृदा में उर्वर शक्ति बनी रहती है। मृदा की सबसे बड़ी समस्या अपरदन है। वनस्पति विहीन मृदा पर अपरदन की क्रिया तीव्र गति से होती है। वर्षा तथा नदी जल वायु इसे ढलानों पर से नीचे की तरफ ले जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी नदी तथा वर्षा से परत अपरदन एवं अवनालिका होती है। ठीक है। जो वनस्पति विहीन मृदा होती है, देखिए बच्चों, वो अपरदन की क्रिया से तीव्र गति से और ज्यादा हो जाती है। ठीक है। मृदा की सबसे बड़ी जो समस्या है अपरदन है। ठीक। भौतिक एवं मानवीय दोनों ही कारक इस प्रकार के लिए उत्तरदायी होते हैं। मृदा की समस्या उत्पन्न करने में भौतिक भी होते हैं और मानवीय भी होते हैं। ढाल, वायु तथा वर्षा भौतिक कारक है, और निर्वनीकरण, अधिक पशुचारण, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, बहुत अधिक सिंचाई तथा कृषि के गलत तरीके से क्या है, इसमें मानवीय कारण होते हैं। ये सभी कृषि के गलत तरीके, बहुत अधिक सिंचाई और क्या, पशुचारण, निर्वनीकरण, ये सभी क्या होते हैं, आपके मानवीय कारण है। और भौतिक कारण ढाल, वायु, वर्षा अधिक होना, मिट्टी में कटाव आना, ये आपके मानवीय कारण है मृदा में समस्या उत्पन्न करने में। नहरों द्वारा सिंचाई करने से लगभग 30% सिंचित क्षेत्र में लवणीय की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है। ठीक है बच्चों, 30% नहरों द्वारा सिंचाई करने से जो सिंचित क्षेत्र में क्या हो जाती है, लवणीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि
पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है, लवणीकरण समस्या। ठीक है, चलिए मृदा संरक्षण किस प्रकार होगा, देखिए देखिए मृदा का बहुत ह्रास होता है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी हमने देखा। इसका संरक्षण करें बच्चों, वृक्षों की कटाई को रोकना एवं अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा अपरदन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए। फसल चक्र द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना चाहिए। नालियों को ढकना चाहिए। ठीक है, मरुस्थलीय भागों में वायु की गति को रोकने तथा कम करने के लिए पेड़ पौधे को पंक्ति में लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। मृदा के प्रकार देख लीजिए, मिट्टियां कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले देखिए पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, भारत में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल पे पाया जाता है। 2 करोड़ हेक्टेयर पर आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। भारत में हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग में हिमालय पर्वत के दक्षिणी भागों में मोटे कणों वाली बालू युक्त मिट्टी पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, असम के पहाड़ी ढलानों तथा उत्तराखंड के देहरादून में इस प्रकार की पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। दूसरे नंबर पर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अच्छी तलछटी मिट्टी और रेत के मिश्रण से बनी होती है, जो नदियों द्वारा पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में लाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानी भागों में पाई जाती है। डेल्टानों, नदी के मुहानों पर जो डेल्टा होते हैं, डेल्टाओं तथा हिमालय घाटी के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो इस तरह से नदियों द्वारा हर साल इसका नवीनीकरण होता है। तीसरा देखिए काली मिट्टी। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कुछ भागों तथा गुजरात में इस प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। काला रंग होने के कारण इसका नाम काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से होता है, फिर उसके विखंडन से होता है। लावे के फिर विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी धारण करती है। ये बहुत चिकनी होती है। कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त होती है। ठीक है, इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहे के अंश तथा जीवाश्म तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब आ जाइए चौथे नंबर पर लाल मिट्टी। भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिण व पूर्वी भाग में लाल मिट्टी पीले या भूरे रंग की मिट्टी भी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। ठीक है, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण लोहे के ऑक्साइड में बदल जाने से इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। ये कम उपजाऊ मिट्टी है, मगर अच्छी खाद उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छी फसल उगाई जा सकती है इस मिट्टी द्वारा। देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिणी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये पूर्वी है और ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यहाँ पर आपकी ये लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखिए पांचवें नंबर पर लेटेराइट मिट्टी। ये मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा छोटा नागपुर के पहाड़ी भागों में, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक आदि में पाई जाती है। ये मिट्टी मसालों की पैदावार के लिए अधिक उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी मसालों के लिए अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, ये मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों के उष्ण वर्षा वाले जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। भारत में लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का विस्तार है। लेटराइट मिट्टी कम उर्वरक होती है। ये केवल झाड़ियों और घास के लिए उपयुक्त होती है। अब उर्वरकों की सहायता से इस मिट्टी में चाय, काजू, चावल आदि की खेती की जा रही है। अगला देखिए मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी लवणता तथा क्षारीय गुणों से युक्त होती है। दक्षिणी पंजाब, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा तथा पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें नमी और जीवांशीय तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालू के मोटे कण अधिक होते हैं इस मिट्टी के अंदर, जो तेज हवाओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं। भारत में इसका विस्तार 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी में सिंचाई के द्वारा मूंगफली, दलहन तथा ज्वार बाजरा आदि फसलें उगाई जाती है।
अब आ जाइए, देखो मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा संरक्षण, मृदा समस्याएं और मृदा की अलग अलग विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। अब आ जाइए दूसरा जो आपका कारक है, अब शुरू करिए बच्चों। देखिए जल संसाधन के रूप में हमारे लिए कितना उपयोगी है। देखिए सभी जीवधारियों के लिए जल मुख्य आवश्यकता है, जल की मुख्य आवश्यकता है। जल ऐसा द्रव्य है जिसका अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। अधिकांश जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर में जल विद्यमान रहता है। मानव शरीर में 70% जल होता है। जल का प्रयोग मनुष्य अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। भोजन पकाने, पीने, कपड़े धोने, सफाई, सिंचाई, बिजली बनाने, उद्योगों और परिवहन में जल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल क्या है हमारे लिए, बहुत ज्यादा, जल ही जीवन है, कहते हैं ना, जल हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब बाजी जल का विवरण। पृथ्वी के 71% भाग पर महासागरों का फैलाव है। इसी कारण कि देखो जल का जो बहुत अधिक मात्रा में जो जल पाया जाता है वो महासागर, उसका जो बड़ा रूप होता है वो महासागर होता है। तो पृथ्वी पर 71% भाग पर महासागर के रूप में जल स्थापित है। इसी कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों और सागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले मतलब पृथ्वी पर जो जल 97% जल क्या पाया जाता है, महासागरों और सागरों से पाया जाता है। कट पृथ्वी पर 97% जो जल है महासागरों और सागरों से पाया जाता है। ठीक है, जो खाका होने के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हिमालयों एवं हिम चादरों में 20% जल संचित रहता है। 1% जल ही स्वच्छ जल होता है, जो भूमिगत जल, झीलों, नदियों तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद है। यह जल ही मानव के लिए उपयोग के योग्य है और सरलता से प्राप्त है। तो देखो महासागरों का जल अब आम इंसान तो लेने नहीं जा सकता, ना ही वो पीने योग्य होता है। महासागरों का जल खारा होता है। पीने योग्य जल तो केवल 1% है। बाकी 20% जल हिमालयों और हिम चादरों से प्राप्त होता है। केवल 1% जल ही आपका स्वच्छ जल होता है, जो आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, अब आ जाइए जल के प्रकार। समुद्री जल, वर्षा जल, अधोभौमिक जल, नदी, ठीक है, इन तालाब, इन सभी रूपों में जल हमें प्राप्त होता है। एक एक करके देख लीजिए बच्चों। समुद्री जल, देखो समुद्रों में पाया जाने वाला जल समुद्री जल कहलाता है। ठीक है, यह जल पीने में खारा होता है। भारत में पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी तट पर समुद्री जल, भारत के पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी जो तट होता है भारत का, वो समुद्री जल से घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए समुद्री जल से हमें अनेक लाभ भी प्राप्त है। भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह कोलकाता, कोचीन, चेन्नई, मुंबई आदि क्या है, यहीं पर स्थित है, इन्हीं समुद्री जल के तट पर। ठीक है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर समुद्री जल का उपयोग जल परिवहन के रूप में किया जाता है। समुद्री जल के अनेक प्रयोग हैं। समुद्री जल से नमक तट, समुद्री जल से खाद्य नमक भी उत्पादित होता है। नमक का उत्पादन समुद्री जल से होता है। ठीक है, समुद्री जल मछलियों तथा जल जीवों का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, अत्यधिक शिकार होने के कारण समुद्र के अनेक जीवों की प्रजातियां जैसे कछुआ, मगरमच्छ घटते जा रहे हैं। वर्षा का जल, जो जल भूमि पर वर्षा के द्वारा आता है, वर्षा का जल कहलाता है। बारिश के द्वारा, वर्षा के द्वारा। ठीक है, यह अत्यधिक स्वच्छ और शुद्ध होता है। ठीक, वर्षा होने की प्रक्रिया में जल सर्वप्रथम वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। आ जाइए वर्षा का जल, जो जल भूमि पर वर्षा के द्वारा आता है वर्षा का जल कहलाता है। वर्षा द्वारा प्राप्त जल अत्यधिक स्वच्छ एवं शुद्ध होता है। वर्षा होने की प्रक्रिया में जल सर्वप्रथम वाष्प के रूप में वायुमंडल पर पहुंचता है। समुद्रों से वाष्प के रूप में क्या, जब अधिक सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जल क्या है, वायुमंडल में क्या होता है, वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिल जाता है, वायुमंडल में पहुंचता है तथा वहां संघनन के कारण जल वाष्प बादल में परिवर्तित हो जाता है। जब ये बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो वर्षा होने लगती है। ये वर्षा द्वारा धरातल पर आते हैं, जल नदियों तथा अन्य जल स्रोतों में बहने लगता है, यही जल वापस। तो क्या है, ये एक चक्र चलता रहता है, जल चक्र।
भारत में मानसूनी जलवायु होने के कारण वर्षा का जल मुख्यतः 3 महीनों की अवधि में ही मिलता है, जिसके फलस्वरूप भारत के अनेक भागों में जल की कमी हो जाती है तथा सूखा जैसी आपदाएं आती है। तो वर्षा क्या है, कहीं कहीं तो वर्षा होती है, कुछ समय तक कहीं कहीं बिल्कुल नहीं होती। इस तरह से उन क्षेत्रों पे जहाँ वर्षा कम होती है या नहीं होती वहां पर सूखा पड़ जाता है, और कहीं कहीं इतनी वर्षा हो रही है कि बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से मानसूनी जलवायु है हमारे भारत में। अधो अधोभौमिक जल देखिए, जो जल भूमि के अंदर से प्राप्त होता है अधोभौमिक जल कहलाता है। ठीक है, तो इसे भूमिगत जल भी कहते हैं। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जहां भूमि के अंदर इकट्ठा हो जाता है। भूमिगत जल तल की सीमा वर्षा ऋतु में ऊंची हो जाती है तथा शुष्क ऋतु में अत्यधिक नीचे हो जाती है। यानी जब वर्षा होती है तो क्या जल ऊपर की तरफ भर जाता है नदियों में, झीलों में। इधर अगर वहीं सूखा पड़ता है तो वो क्या वर्षा जब नहीं होती, यहाँ सूखा पड़ जाता है, तो वही जल क्या है, भूमि के अंदर चला जाता है, अधोभौमिक जल जिसे कहते हैं। ठीक है, भूमिगत जल तथा शुष्क में नीचे चला जाता है। अधिकांशतः ऊपरी तथा तटीय मैदानों में भूमिगत जल तल की सीमा ऊंची होती है। जो देखिए ऊपरी तटीय मैदानों में जो भूमिगत जल की सीमा जो होती है, कहीं तो वो क्या है, झीलों नदियों के रूप में ऊपर है, और कहीं कहीं वो जमीन के नीचे भूमि के अंदर है। तो दो रूप से आपका भूमिगत जल पाया जाता है। नदी देखिए, नदी धरातल पर बहता हुआ जल होता है। गंगा, गोमती, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ब्यास, गंडक, ये क्या है, बहती हुई नदियों का जल। इसमें ये नदियां हैं, इसमें बहता हुआ जल होता है। ठीक है, और ये सभी नदियां जो है उत्तरी भागों की प्रमुख नदियां हैं, तथा महानदी गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा हमारे दक्षिणी भाग की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, देखिए नदियों के जो उद्गम स्रोत है सामान्यतः ऊंची पहाड़ियों में स्थित हिमानियां होती हैं। हिमानियों से ही नदियां निकलती हैं। जैसे भारत में यमुना यमुनोत्री तथा गंगा गंगोत्री हिमानियों से निकलती है। कई नदियां तो झीलों, झरने, दलदली क्षेत्रों से निकलती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां तिब्बत के पठार पर बहने वाली मानसरोवर झील से निकलती है। कुछ तो क्या है आपकी हिमनोत्री से, हिमानियों से निकलती हैं। ठीक है, देखो नदियां क्या है, दो अलग अलग स्थानों से निकलती है। किसी किसी का उद्गम स्थल क्या है आपका, हिमानिया है। ठीक, और किसी किसी का जो उद्गम स्थल है वो झीलें हैं, झरने हैं, दलदली क्षेत्र से नदियां निकलती हैं। दक्षिणी तथा उत्तरी भारत में बहने वाली नदियों की तुलना निम्न प्रकार से की जाती है। अब देखिए इनकी अगर तुलना की जाए दक्षिणी तथा उत्तरी नदियों की, तो दक्षिणी भारत की नदियां उत्तरी भारत की नदियों की अपेक्षा छोटी हैं। ठीक है, इनका प्रवाह क्षेत्र भी छोटा है इनकी अपेक्षा। दक्षिणी भारत की नदियों ने सिर्फ छोटे उर्वर डेल्टा बनाए, जबकि जो उत्तरी भारत की नदियां हैं इन्होंने काप मिट्टी से बिछाकर विशाल मैदान बनाए। ठीक है, दक्षिणी भारतीय नदियां हिमाच्छादित क्षेत्रों से नहीं निकलती तथा गर्मी में वे सूख जाती, जबकि उत्तरी भारत की नदियां हिमालय पर्वत की हिमाच्छादित भागों से निकलती है, और क्या है उनमें पूरे वर्ष पर्याप्त जल उपस्थित रहता है। दक्षिणी भारत की नदियां ऊंची नीची भूमि से गुजरती हैं, गहरी घाटियों का निर्माण करती है, और इसके जल को सिंचाई में प्रयोग नहीं किया जा सकता। परंतु उत्तरी भारत की जो नदियां हैं समतल व उर्वर भागों से गुजरती हैं, अतः इसके जल का प्रयोग सिंचाई के रूप में किया जा सकता है। दक्षिणी भारत की नदियों के प्रवाह क्षेत्र में जल प्रपात पाया जाता है, अतः इसे जल विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। परंतु उत्तर भारत की नदियों के प्रवाह से जल प्रपात नहीं पाया जाता, अतः इसे विद्युत उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जाता। जल प्रपात यानी कि झरने जो होते हैं आपके, है ना, और इस तरह से जब पानी जब ऊपर से नीचे तेजी से गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात से क्या है, बिजली विद्युत का उत्पादन होता है। अब आ जाइए तालाब। कभी कभी वर्षा का जल बड़े बड़े गड्ढों में भर जाता है, जिसे तालाब कहते हैं। तालाब प्राकृतिक क्रियाओं से तथा मानव द्वारा निर्मित दोनों से ही हो। तालाबों के अनेक उपयोग होते हैं। ठीक है,
इससे क्या है, तालाबों से नगरों में पेयजल के रूप में जल प्राप्त होता है। तालाब के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। दक्षिणी भारत क्षेत्र में तालाब का जल सिंचाई करने के लिए अत्यधिक प्रयुक्त होता है। कई तालाब मछलियों का स्रोत भी होता है, मछलियों का उत्पादन भी होता है, स्रोत भी होता है, मछलियों का पकड़ना आसान होता है। नदियां तथा तालाब में यह अंतर है कि नदी में जल की धारा का प्रवाह निरंतर बना रहता है, जबकि तालाब में जल की धारा का प्रवाह निरंतर नहीं होता। नदियां क्या है, गतिशील होती है। अब अजय जल प्रदूषण के मुख्य कारण देख लीजिए। अनउपचारित जल, मल, जल में गंदगी मिल जाना, मल मिल जाना, नगरीयकरण, औद्योगिक कचरा एवं कृषि रसायनों का जल में मिल जाना, धातुएं, नाइट्रेट, पीड़कनाशी पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। जीव जंतु एवं मनुष्य के मल मूत्र जल में मिलने से रोगाणु उत्पन्न हो रहे हैं, जिनसे टाइफाइड, हैजा, पेचिश, संक्रामक बीमारियां फैलती हैं जल के कारण, जल में गंदगी मिलने के कारण। ठीक है, और ये जो बीमारी सबसे ज्यादा क्या है, विकासशील देशों में अधिक देखी जा रही हैं, जहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा, जनसंख्या अधिक है, शिशु इन रोगों से ज्यादा प्रभावित है तथा उनकी मृत्यु भी हो जाती है इन बीमारियों से। पेयजल यानी पीने योग्य जल शुद्ध होना चाहिए, जो जल पीने का वो शुद्ध होना चाहिए। जब जल में जीवाणु, परजीवी, हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील हाइड्रोकार्बन घुला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, लोहा, नमक और सीसा आदि पदार्थ मिल जाते हैं, तो जल दूषित हो जाता है। ये सभी क्या होते हैं, घुले होते हैं। ये पदार्थ जल में मिल जाने से जल क्या दूषित हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता। और अगर उसे कोई पी ले तो क्या है, कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, पीड़ानाशी औषधियों का निर्माण क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। पीड़ानाशी औषधियों का निर्माण क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। पीड़ानाशी विषैले होते हैं, सड़ने गलने पर भी ये नष्ट नहीं होते। इनकी कुछ मात्रा जल द्वारा मानव शरीर में भी पहुंच जाती है, जो बहुत अधिक हानिकारक है। साधारण रूप से प्रदूषित जल को उबालकर शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन पीड़ानाशी से प्रदूषित जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तो इस तरह से पीड़ानाशी से प्रदूषित जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। ठीक है, वैसे जल तो आपका उबालकर भी शुद्ध किया जाता है। ये बहुत खर्चीला होता है। विकसित औद्योगिक देशों में पीड़ानाशकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन पर विकासशील देशों में भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। मिट्टी तथा जल को पेट्रोलियम पदार्थ भी प्रदूषित करते हैं। तेल का बिखरना, डीजल का टंकियों से रिसाव, डिटर्जेंट तथा साबुन आदि से भी जल, ये सब क्या है, जल में मिल जाते, जल में जाकर घुल जाते हैं और जल प्रदूषित हो जाता है। इनमें भी रोकथाम होनी चाहिए। तंत्रिका तंत्र को सीसा बहुत नुकसान पहुंचाता है। जल शोधक यंत्र सीसे से संदूषण को हटा देते हैं, लेकिन उनमें सीसे के कण जमा हो जाते हैं, इसलिए यंत्रों को बदलते रहना आवश्यक है। लोहा, घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, परंतु ये मशीनों को खराब कर देते हैं। ठीक है, जल के पीने के अलावा अन्य उपयोग भी हैं। जल के पीने के अलावा अन्य उपयोग भी है, जिनमें विद्युत उत्पन्न करना, औद्योगिक कार्य में, ठीक है, सिंचाई में और पशु एवं मुर्गा पालन मुख्य है। ठीक है, तो इस तरह से जल का जो है अन्य रूपों में भी आपका उपयोग होता है। लवणों एवं लोहे से प्रदूषित जल विद्युत उत्पादन और औद्योगिक कार्य में, ठीक है, समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, जो लवणों एवं लोहे से प्रदूषित जल जो होता है वो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक कार्य में क्या देता है, समस्या उत्पन्न करता है। नमक युक्त जल सिंचाई के लिए अनुपयुक्त होता है। जिस जल में क्या होता है, नमक अधिक होता है, वो सिंचाई के लिए सही नहीं होता। जीव जंतुओं को भी मनुष्य के समान ही सीसार हित पेयजल जरूरी है। तो इस तरह से साफ सुथरा शुद्ध जल जीव जंतुओं के लिए भी जरूरी है। ठीक है, जलीय चक्र महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, यह जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है और फिर विभिन्न जल स्रोतों में चला जाता है। इस जल की इस प्रक्रिया को जलीय चक्र कहते हैं। ठीक है, तो जल के बारे में हमने पढ़ा, जल के प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा। अब आइए जल संरक्षण के उपाय, किस तरह से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जल की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती, परंतु विभिन्न उपायों द्वारा सीमित जल संसाधनों का उचित प्रयोग किया जा सकता है, जिससे जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।
ठीक है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में यानी रेगिस्तानी इस क्षेत्रों में जहां सूखा होता है, ठीक है, समुचित जल की आपूर्ति की जा सके। इसके अलावा हमारे देश के अनेक क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पीने तथा घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ जल का अभाव है, उसकी आपूर्ति हम स्वच्छ जल की आपूर्ति वहां कर सके, इसके लिए हमें संरक्षण की आवश्यकता है। देख लीजिए बच्चों संरक्षण। तथ्य ज्ञान देखिए, भारत में सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा बांध विश्व का सर्वोच्च गुरुत्व बांध है, जबकि महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। महानदी उड़ीसा में है, तो इन सभी नदियों पर बांध बनाए गए हैं, बड़े बड़े बांध जो जो जल की शक्ति को बनाए रखते हैं, और फिर उससे कई तरह से उसका उपयोग होता है, विद्युत उत्पादन होता है, वही जल संरक्षित करके सिंचाई के रूप में थोड़ा थोड़ा वहां से उपयोग होता रहता है। तो इस तरह से बांध की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब आ जाइए जल का संरक्षण। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे तेजी से जब वर्षा अधिक मात्रा में लगातार हो रही है और क्या है, नदियों का जल स्तर ऊपर ऊंचा उठ गया, तो ऐसे में क्या है, बाढ़ आने की शंका होती है। तो उसके लिए बांध बनाए गए ताकि उनके जो बहाव को कम कर सके और अपने मतलब एक संतुलित स्थापित कर सके। ये देखिए बड़े बड़े बांध, ये देखिए ये होते हैं बांध। ठीक, तो इस तरह से बांध बनाकर जल का संरक्षण किया जा सकता है ना। नदी के जल का सदुपयोग किया जा सकता है। इन योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना कहते हैं। इन योजनाओं को जो बांध द्वारा बनाकर और बांध के द्वारा जल संरक्षित करके और जल की पूर्ति को अलग अलग तरह से किया जा रहा है, इन्हें कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। हमारी सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात ऐसी अनेक योजनाएं बनाई हैं, जैसे भाखड़ा नांगल योजना सतलुज नदी पर है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, हीराकुंड परियोजना महानदी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी, चंबल परियोजना चंबल नदी, कोसी परियोजना कोसी नदी आदि पर। इन योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं इसलिए कहा जा सकता है कि इनसे कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है जल का संरक्षण करके। ठीक है, और फिर बाढ़ नियंत्रण भी किया जा सकता है। सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं, जल विद्युत का उत्पादन, कृत्रिम जलाशय बनाकर मछली पालन किया जाता है, उनका प्रयोग नौका परिवहन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, इस तरह से नगरीय क्षेत्र में जल की आपूर्ति पूरी हो जाती है। अब आ जाइए जल के प्रदूषण को रोककर। हमारे देश में जल प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। ठीक है, जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे कि वो जल क्या है, घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी नहीं रह पाता। इसका मुख्य कारण है कि हम शहरी कूड़ा कचरा औद्योगिक अवशिष्ट नदियों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो जाता है। अब देखो जल को प्रदूषित करने से हमें रोकना चाहिए। ऐसा कूड़ा कचरा और कोई फैक्ट्री द्वारा, कारखानों द्वारा जहरीली पदार्थ जो है हमें नदी और यहाँ वहां नहीं फेंकने चाहिए जल में जाके, क्योंकि वो जल को जाके प्रदूषित करते हैं। तथ्य ज्ञान। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की उपयोगिता को देखते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारत के आधुनिक मंदिर कहा है। तो इस तरह से ये जो परियोजना है, ये जो बांध है जो बनाए गए हैं, इनको भारत के आधुनिक मंदिर कहा है, क्योंकि इनसे क्या है, भारत की बहुत सारी उपयोगिताओं को, बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण किया जा रहा है। अब आ जाइए, वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में कुछ ही महीनों में अधिक वर्षा होती है। हम इस वर्षा के जल को इकट्ठा कर इसका प्रयोग जब वर्षा नहीं होगी, शुष्क ऋतु में सूखे पड़ने के समय उसका प्रयोग कर सके। तो इस तरह से जल का जब वर्षा हो तो तब उस जल का संरक्षण करो, और फिर जब वर्षा ना हो तब उस जल का प्रयोग करो। ठीक है, तो इसको वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। सरकार भी लोगों को वर्षा के जल के संग्रहण के लिए जागरूक कर रही है। अधिक से अधिक नहरें बनाकर सूक्ष्म क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करना चाहिए। जहां पर क्या है, जहां पर वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, जल का अभाव है, वहां पर नहरें निकालकर वहां की जल की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी नहर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। गंदे जल को पुनः स्वच्छ करके प्रयोग में लाना चाहिए, उसका शुद्धिकरण करके जल के निरर्थक बहने को रोकना चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा है जल आपका नल से बहता जा रहा है और आपने उसको अनदेखा कर दिया, नहीं, बर्बादी तो नहीं करनी चाहिए, उसको बहने से उसको बर्बाद होने से रोकना चाहिए। ठीक है,
खुला नहीं छोड़ना चाहिए टोटियों को। मृदा एवं जल का संरक्षण आवश्यक है, जिससे प्रकृति के अनमोल साधन हमारी भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। ठीक है बच्चों, शब्दावली पाठ समाप्त हो गया। शब्दावली देखिए, भूमि उपयोग क्या होता है, विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग। मृदा जनन, मृदा निर्माण की दीर्घकालीन प्रक्रिया। उर्वरता ह्रास, मृदा के पोषण तत्व व फसलों द्वारा खींच लेने से मृदा की उर्वरता में कमी आना। निर्वनीकरण, अंधाधुंध कटाई से वृक्षों को नष्ट होना। निर्वनीकरण क्या होता है, अंधाधुंध कटाई होना, ठीक है, और वृक्षों का नष्ट होना। जल चक्र, महासागरों का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में मिलता है, फिर वहां पर संघनित होकर बादल बनता है, फिर वही बादल वर्षा के रूप में धरती पर आते हैं और फिर नदी नालों में वही जल बह जाता है। अलवण जल क्या होता है, जो ऐसा जल क्या है जो नदियों झीलों जलाशयों के रूप में प्राप्त होता है। ये जल क्या होता है, शुद्ध जल होता है। ठीक। प्रदूषण देखिए, अवांछित पदार्थों का सीमा से अधिक उपस्थित होने के कारण किसी पदार्थ की गुणवत्ता में ह्रास हो जाना, यानी कि गंदगी और जहरीली चीजें जब जल में मिल जाती हैं तो वो अवांछित पदार्थ होते हैं। वो जो क्या होते हैं, जो किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता में कमी लाते हैं, वो पदार्थ होता है अवांछित पदार्थ होता है, उसी को ही प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सारांश। सारांश, भूमि जल मिट्टी जीव जंतु तथा वनस्पति आदि संसाधन सभी जगह सुलभ होते हैं। भूमि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, यहाँ पर इस पर हम अपनी हर एक प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। धरातल पर मुख्य रूप से 3 स्थलाकृतियां होती है, मैदान, पठार और पहाड़। ठीक, मैदान क्षेत्रों में भूमि संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। संसाधन मतलब भूमि का अधिक प्रयोग मैदानी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, विश्व में कुछ पठारी क्षेत्र पर खनिज संसाधन भी परिपूर्ण मतलब खनिज संसाधन के रूप में भी प्रयोग होता है पठारी क्षेत्र। ठीक है, धरातल की जिस ऊपरी परत पर पेड़ पौधे फसलें उगाई जाती है उसे मृदा कहते हैं। भूमि पर लगातार फसल बोने से उसकी उर्वरता में कमी आ जाती है। फसल चक्रण द्वारा मृदा की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। जो जल भूमि के अंदर से प्राप्त होता है अधोमुखी जल कहलाता है। जल चक्र में महासागर मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमें जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक नहरें निकालकर शुष्क प्रदेशों में जल की आपूर्ति करनी चाहिए। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, परंतु जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मृतस्थलीय मिट्टी लवणता तथा क्षारीय गुणों से युक्त होती है। जल के उचित उपयोग के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है। पेयजल सबसे अधिक शुद्ध होना चाहिए। जब जब जल में जीवाणु, परजीवी, हाइड्रोकार्बन, वाष्पीकरण, लोहा, नमक तथा ये सब होते हैं, ठीक है, वे जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, समुद्र और महासागर का पानी कैसा होता है, कैसा होता है, खारा होता है। अगला ख देखिए, जल संरक्षण का उपाय। जल संरक्षण का उपाय जो होता है आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, मृदा जनन का कारक नहीं है। देखिए, जलवायु मृदा जनन का कारक है। फसलों का हेरफेर, स्थलाकृति और शेल। फसलों का हेरफेर क्या है, आपका मृदा जनन का कारण नहीं है। ये क्या है, मृदा में उर्वरता तो बनाए रखता है परंतु मृदा जनन का कारण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मृदा जनन का कारण क्या है, मिट्टी बनती कैसी, मृदा कैसे बनती है, तो जलवायु, स्थलाकृतियां, शेल, इन सभी से क्या है, मिट्टी बनी है। पैतृक शेल द्वारा, स्थलाकृतिक जलवायु से, फसलों का हेरफेर से तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाई जा सकती है, बनाए रखी जा सकती है। तो ये मृदा जनन का कारण नहीं है। अगला देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में वन अधिक होने के कारण मुख्य रूप से डैश काटता है, क्या, लकड़ी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वन अधिक होते हैं तो वन के उद्योग वहां पर स्थापित है, वन वहां पर काटे जाते हैं, लकड़ियों का उद्योग चलता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति का देखिए, डैश में महासागर मुख्य भूमिका निभाते हैं जल चक्र में। हाँ देखिए, जलवायु कारकों में जलवायु कारकों में क्या मुख्य हो सकता है, दो बताइए, तो तापमान और वर्षा। ठीक है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन होता है। ऊंचा तापमान अधिक वर्षा के कारण होता है।
ये और भी है लेकिन हमें 2 ही बताने थे। फसल चक्रण के द्वारा मृदा की उर्वरता को बनाया रखा जा सकता है। अगला देखिए, भारत में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर। दो करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाया जाता है। अगला देखिए, डैश मिट्टी लवणता तथा क्षारीय गुणों से युक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरा अभ्यास देखिए, सही मिलान मिलाइए। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी। लेटराइट मिट्टी जो होती है आपकी, ह्यूमस होता है इसमें। ठीक है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी मृदा कहलाती है। हीराकुंड बांध महानदी। ठीक, काली मिट्टी से कपास का उत्पादन होता है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। ठीक है, कृत्रिम जलाशय मत्स्य पालन एवं नौका विहार के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, लाल मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। गलत। का देखिए, भारत में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। गलत। ऐसा नहीं है, उसका सही उपयोग किया जा रहा है। कृषि योग्य मैदानी भाग में सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो भूमि उपयुक्त है। ग देखिए, मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्ग बिछाना कठिन कार्य है। गलत। अगला देखिए, घ देखिए, भारत में सोने की खानें कोलार में स्थित नहीं है। गलत, कोलार में स्थित है। अगला देखिए, लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सही। विषय निष्प्रश्न 5वां और छठा अभ्यास संक्षेप विस्तार में इन प्रश्नों के उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। पाठ समाप्त हुआ, ये अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।